हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार सक्सेस गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले आपके 28 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें जैसे कि आपको पता है इसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। चैप्टर 5 में लास्ट टर्न पर हमने एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया था जो था आपका पेप्टाइड। चैप्टर 5 का ही एक पार्ट है जो आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, जो है प्रोटीन। प्रोटीन को लेकर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, प्रोटीन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोटीन के 1-2 टेस्ट, फिर उसके बाद प्रोटीन खत्म। इतना सा है बस, ये प्रोटीन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5 का नया टॉपिक प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन एक हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है, जैसे बिल्डिंग्स बनती है तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, एक नींव रखी जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ईंटें लगाई जाती हैं और फिर पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। ठीक इसी तरह से प्रोटीन भी हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। हमारी बॉडी में हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देने में, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की कमी आ जाए तो इंसान कैसा हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, बहुत कमज़ोर दिखने लगता है, अंदर से उसमें कमज़ोरी आ जाती है। तो इसी तरह से आपका प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है। और हमारी बॉडी में प्रोटीन लगभग 19% तक प्रोटीन पाया जाता है। किस फॉर्म में प्रोटीन पाया जाता है? हेयर्स की फॉर्म में, नेल्स की फॉर्म में, हूफ, हॉर्न। आपके तो होंगे नहीं, आप तो इंसान हो। हूफ किसके होते हैं? खुर जो होते हैं, जैसे आपकी गाय भैंसे होती है उनके क्या होता है, बड़े बड़े हूफ होते हैं, खुर होते हैं। और हॉर्न तो नहीं है किसी के, चेक कर लो अपने सिर पे लगा के, वैसे होंगे नहीं। तो हॉर्न में, हमारी एंटीबॉडीज़ में, मसल्स में, इन सारी चीज़ों में मिलाकर हमारी टोटल बॉडी में मिलाकर 19% प्रोटीन होता है। मैं आपको बताती हूँ, जो प्रोटीन की टर्म है सबसे पहले मल्डर के द्वारा दी गई थी, और जो प्रोटीन वर्ड है ये आपका एक ग्रीक वर्ड से आया है। प्रोटीन वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड है प्रोटीएज, जो है प्रोटीएज, और जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये चीज़ लिखेंगे। पहले आप क्या कर लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद मेरे साथ साथ नोट करिएगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन, फिर उसके बाद लिखिए प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटीएज से आया है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब आगे लिखिए इसमें मेरे साथ साथ, प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन आटम। प्रोटीन्स आर highly complex compound. Proteins are highly complex compound having nitrogen in it, या containing nitrogen, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, they are used as a building block। कौन यूज किया जाता है? प्रोटीन्स are used as a building blocks in our body, used as a building block in our body। नेक्स्ट लिखिए इसमें, नेक्स्ट लिखिए in our body and used for the development of muscles, and to increase the strength, to increase the strength,
ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। सबसे पहले मल्डर के द्वारा दी गई थी ये, सबसे पहले मल्डर के द्वारा दी गई थी ये। और ये सब तो लिख ही लिया होगा आपने। अब इसमें लिखिए प्रोटीन, प्रोटीन लिखिए इसमें आगे, प्रोटीन इज प्रेजेंट, नहीं ऐसे लिखो 19% प्रोटीन, 19% प्रोटीन इज प्रेजेंट, 90% प्रोटीन इज प्रेजेंट, 90% प्रोटीन is present in our body, in form of, in form of horn, hair, hoof, nails, antibodies, muscles। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। क्या हो गया? ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन बताने वाली हूँ। यानी कि प्रोटीन में क्या होता है आपका, प्रोटीन किससे बना होता है आपका, अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड से मतलब उसके पॉलीमर से बना होता है। अब देखो अमीनो एसिड में क्या होता है आपका, ये होता है आपका NH2CH2COOH। अब देखो इसमें N है, H है, C है, O है, H है, ये सारी जो है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं लिखवाने वाली हूँ। तो अब मैं लिखवाने वाली हूँ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इन परसेंटेज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। आगे डाल लीजिए CHEMICAL, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन किस में फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट लिखेंगे। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले कार्बन। कार्बन जो होता है हमारी बॉडी में 50 से 55% के करीब प्रेजेंट होता है, 50 से 55% के करीब प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 20 से 25% हमारी बॉडी ऑक्सीजन से बनी होती है, 20 से 25% हमारी बॉडी ऑक्सीजन से बनी होती है। बात करें नाइट्रोजन की तो 15 से 18% नाइट्रोजन कंटेन करता है, 15 से 18% नाइट्रोजन कंटेन करता है। फिर उसके बाद करें हाइड्रोजन की बात, तो हाइड्रोजन जो है आपका ये होता है 6.5 से 7.5 के अराउंड हमारी बॉडी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फिर हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। अब इसके बाद चलो और भी देख लो, जैसे आपका सल्फर होता है, सल्फर होता है ये 0.3 से 2% के करीब हमारा सल्फर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पी, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, ये जो होते हैं आपके, ये कितने प्रेजेंट होते हैं, ये लगभग नेग्लिजिबल, ये कितने होते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट कहे जाते हैं और लगभग बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी में 0.01%, 0.02% ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये कितने होते हैं, लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रोटीन का थोड़ा सा इंट्रो। आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन कराती हूँ इसका। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में किया जाता है। एक तो बात करेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर और फिर बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बेसिस पर। पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोटीन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि हम 2 बेसिस पर इसको पढ़ेंगे। एक तो देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक होता है फाइब्रस, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर। दूसरा क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो देखो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन आखिर होते क्या हैं। आपने कपड़े देखे हैं,
आप पहनते भी हैं, कपड़े पहनते हैं, सभी पहनते हैं, तो उसके आपने कभी रेशो पर ध्यान दिया है? कपड़ों के रेशो पर कभी आपने ध्यान दिया है कि वो कैसे होते हैं? एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे आप क्या कर लीजिए, कोई भी एक बेड शीट ही उठाकर देख लो जिस पर आप बैठे होंगे, या कोई टी शर्ट या कोई भी आपने चीज़ पहनी है, उसके अगर आप ध्यान से बिल्कुल नज़दीक से फाइबर्स देखेंगे तो कैसे होते हैं? एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। देखो कुछ ऐसे होते हैं, फिर उन्हें क्रॉस करके ऐसे होते हैं, तो ऐसे क्या होते हैं? ये एक फाइबर जो होते हैं कपड़े के, ठीक इसी तरह से आपके प्रोटीन भी अरेंज होते हैं। और इस टाइप से एक फाइबर की तरह जो प्रोटीन अरेंज होते हैं, पूरे नेटवर्क की तरह, एक पूरे जाल की तरह जो प्रोटीन अरेंज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। इनमें जो आपके प्रोटीन में सारे हाइड्रोजन जो होते हैं एक दूसरे से लीनियरली अरेंज होते हैं। देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ एक प्रोटीन जो है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना है। ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी कि आपका एक प्रोटीन बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। तो यानी कि प्रोटीन में आपके पॉलीपेप्टाइड कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा। द प्रोटीन इन विच आर अरेंज्ड, जिसमें पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं, आर अरेंज, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज। ऐसे लिखो, पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर, इन लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, एंड above each other, in linear order above each other, linear order above each other। अब देखो यहाँ पर जिसमें आपके सारे एटम जो होते हैं, जिसमें आपके सारे एटम जो होते हैं एक प्रॉपर लीनियरली ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे मैं कहूँ एक फाइबर ये रहा, दूसरा फाइबर ये रहा, एक और फाइबर आ रहा है, ये रहा, एक और फाइबर आ रहा है, ये रहा। इस तरह से आपके लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। आगे लिखिए उसमें, सच प्रोटीन्स आर फाइबरस प्रोटीन्स। सच प्रोटीन्स आर फाइबरस प्रोटीन। सच प्रोटीन्स आर फाइबरस प्रोटीन। अब देखो मैं आपको एक ऑर्डर लिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आपके अरेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, मैं आपको ऑर्डर समझाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। पर उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेस क्लियर करके नहीं चलोगे प्रोटीन का तो आपका आगे वाली चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। तो देखो यहाँ से इनके बीच में जो ऑर्डर होता है ये सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है। जैसे आपके फाइबर होते हैं सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, और इनमें ये जो जुड़ी होती है ये हाइड्रोजन लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती है। किसके थ्रू जुड़ी होती है? हाइड्रोजन लिंकेज के थ्रू। ठीक है, ये कैसे जुड़ी है? इस तरह से। देखो हाइड्रोजन लिंकेज हो रही है ना यहाँ पर, इस तरह से ये ऐसे आपकी जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब इसमें ये वाली दोनों आपस में जुड़ी होंगी, ये वाली दोनों आपस में जुड़ी होंगी, ये यहाँ से, और ये जो लिंकेज होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है। कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है ये। इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से कैसा होता है, पानी में भी नहीं घुल पाता है। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे हाइड्रोजन लिंकेज है ना। देयर आर, आगे लिखिए इसमें स्ट्रक्चर बनाइए और आगे लिखिए देयर आर a large number of hydrogen bonds. There are a large number of hydrogen bonds. There are a large number of hydrogen bonds, and they will provide hardness.
they will provide hardness and compactness to these proteins and they are water insoluble, पानी में नहीं घुलता है। ये हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। रीजन क्या है? इतनी सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है। आई होप आप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन समझाऊंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। ग्लोब्यूलर प्रोटीन वो होते हैं जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है स्फेरिकल ऑर्डर में प्रेजेंट होती है। कैसे ऑर्डर में? स्फेरिकल ऑर्डर में प्रेजेंट होती है। आर प्रेजेंट इन स्फेरिकल ऑर्डर। अब देखो यहाँ से ये स्फेरिकल ऑर्डर में किस तरह से अरेंज्ड होती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी पेपर की स्ट्राइप लो और उसे रोल करना शुरू कर दो। क्या कर लो? रोल करना शुरू कर दो। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक सेकंड रुको ज़रा। जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ लिया है, ये अभी हमारा थोड़ा टेम्परेरी डस्टर है, इसे जज मत करना। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ये रोल करना शुरू किया और यहाँ पर देखो क्या बन रही है, यहाँ पर लेयर्स बन रही है ना। देखो एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी लेयर ये बन गई। इसी तरह से स्फेरिकल ऑर्डर में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन सी? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। अब देखो लीनियर प्रोटीन में एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो केराटिन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? केराटिन लिख सकते हो लीनियर उसमें लिखना चाहो तो। और इसके लिए एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एंजाइम्स होते हैं आपके, हीमोग्लोबिन होते हैं, इंसुलिन होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। और ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में इक्का दुक्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके बीच में बहुत ही कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और तो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सॉफ्ट होते हैं और पानी में भी आसानी से घुल जाते हैं। कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सॉफ्ट होते हैं और पानी में भी घुल जाते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन, ये था स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। कंपोजिशन के बेसिस पर, ठीक है, पहले से नोट डाउन करो। इसमें एग्जांपल में एंजाइम आ सकता है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंटीबॉडीज। और उसमें लीनियर प्रोटीन में क्या आ सकता है? केराटिन है, मायोसिन है और कोलेजन है। ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बी पार्ट करते हैं फिर। देखिए स्टूडेंट्स, आगे है इसमें बी पार्ट कंपोजिशन के बेसिस पर। कंपोजिशन के बेसिस पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपका सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरा होता है डेराइव्ड प्रोटीन। अब जो आपका सिंपल प्रोटीन है ये भी आपका 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रोटीन क्या होता है। सिंपल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने के बाद एक अल्फा अमीनो एसिड देते हैं। क्या देते हैं? एक अल्फा अमीनो एसिड देते हैं। सबसे पहले डाल लीजिए सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन पार्ट्स के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। सिंपल प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स लिखिए इसके अंदर, द प्रोटीन्स विच आर हाइड्रोलाइज्ड, द प्रोटीन्स which are hydrolyzed to give only alpha amino acid as a final product. ये अल्फा अमीनो एसिड देता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो जो आपका अल्फा अमीनो एसिड, जो फाइनल प्रोडक्ट में अल्फा अमीनो एसिड मिलता है जिन प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करके, वो आपके क्या कहे जाते हैं? वो आपके सिंपल प्रोटीन में आते हैं। क्या आते हैं? सिंपल प्रोटीन में आते हैं। अब जो हाइड्रोलाइज होने की एबिलिटी के बेसिस पर हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, कौन कितना सॉल्युएबल है, कौन कितना सॉल्युएबल नहीं है, इनके बेसिस पर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ solubility, on the basis of their solubility, solubility
they can be divided in following parts, divided into following parts, following parts। कौन कौन से पार्ट्स होंगे? अभी जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट है एल्ब्यूमिन्स, ए पार्ट डाल लो एल्ब्यूमिन्स। ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? एल्ब्यूमिन्स कौन से प्रोटीन होते हैं? जो आपके पानी में घुल जाते हैं और साथ साथ एसिड बेस में भी घुल जाते हैं और ये गर्म करने पर कोएगुलेट हो जाते हैं। मैं ज़रा एक बार मार्कर में इंक ऐड कर लूँ फिर समझाती हूँ। देखो अभी हमने क्या कहा? अभी हमने ये कहा कि प्रोटीन हाइड्रोलाइज होने पर अल्फा अमीनो एसिड देते हैं, ये चीज मैंने कहा। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइसिस कब होता है? मैंने आपको कई बार बता रखा, हाइड्रोलाइसिस होने का मतलब है H2O ऐड करना, पानी में घोल देना। तो पानी में घुलने के बेसिस पर यानी कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं एल्ब्यूमिन्स के बारे में। ये भी आपका एक सिंपल प्रोटीन है और ये भी आपका हाइड्रोलाइज होने के बाद कैसा देता है? अमीनो एसिड, वो भी अल्फा अमीनो एसिड फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में देता है। अब ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमने इसको कुछ पार्ट में बांट दिया। जैसे एल्बुमिन जो होता है सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड बेस। वाटर, एसिड और बेस सब में घुल जाता है और अगर हम इस वाले प्रोटीन को गर्म करते हैं तो ये कोएगुलेट हो जाता है। इट विल कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग, इट विल कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग। एग्जाम्पल में ये ऐसे प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? जैसे आपका एग होता है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? अंडा, एग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोब्यूलिनस प्रोटीन, बी पार्ट। अरे आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। बी पार्ट डाल लीजिए इसका, ग्लोब्यूलियस प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है पानी में नहीं घुलता है बट एसिड बेस के साथ घुल जाता है। इनसॉल्युबल, ये जो होता है इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल होता है एसिड बेस में, और सॉल्युबल होता है किसमें? एसिड बेस में। और ये भी आपका गर्म होने पर कोएगुलेट हो जाता है। और एग्जाम्पल में इसमें डाल सकते हैं आप फाइब्रिनोजन, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। सी पार्ट, बी पार्ट लिख लीजिए पहले। सी पार्ट लिखिए प्रोटामीन्स, इसी में लिख ले प्रोटामीन्स। सी पार्ट प्रोटामीन्स, ये जो आपका प्रोटामीन होता है पानी में नहीं घुलता है और एसिड बेस में घुल जाता है, लेकिन ये आपका गर्म होने पर कोएगुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट विल नॉट कोएगुलेट, इट विल नॉट कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग, इट विल नॉट कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग। ठीक है। एग्जाम्पल में आ सकता है व्हीट, राइस, ये जो आपके ये प्रोटीन कंटेन करते हैं। व्हीट आटा, गेहूं होता है, राइस होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। अब इसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट में आपका क्या है? हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये आपका पानी में, एसिड बेस में, सब में घुल जाता है, बस अमोनिया में नहीं घुलता। सब में घुल जाता है बस अमोनिया में नहीं घुलता है। डी पार्ट लिखिए हिस्टोन प्रोटीन, डी पार्ट हिस्टोन प्रोटीन।
हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्या होता है आपका, सॉल्युएबल इन वाटर, एसिड एंड बेस, बट इनसॉल्युएबल इन अमोनिया NH3, और ये भी आपका गर्म होने पर कोएगुलेट नहीं होता है। ऑन हीटिंग इट विल नॉट कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग। क्लियर है? तो ये हो गए आपके इसके चारों पार्ट। इसके एग्जाम्पल में कौन लिखना चाहेगा? जैसे आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है न्यूक्लिक एसिड का, एग्जाम्पल में हिस्टोन प्रोटीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये हो गया आपका एक पार्ट। सिंपल प्रोटीन के ही चारों पार्ट मैंने आपको बताए थे। अभी मैं आपको बताऊंगी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन से होते हैं। फटाफट से लिखिए इसको। फिर उसके बाद दो ही पार्ट रह रहे हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन रह रहा है और एक आपका दूसरा रह रहा है लास्ट पार्ट। इसको नोट करिए पहले। देखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में वो प्रोटीन आते हैं जो आपके प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को मिलाकर बने होते हैं। मैं समझाऊंगी किस तरह से अभी। जैसे द प्रोटीन्स विच आर made up of प्रोटीन जैसे आपका अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड में भी अल्फा अमीनो एसिड विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जैसे आपका अल्फा अमीनो एसिड एंड एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट। देखो जो प्रोटीन यानी कि अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं और नॉन प्रोटीनिक पार्ट से मिलकर बने होते हैं, वो आपके क्या कहे जाते हैं? वो आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहे जाते हैं। अब देखो जो आपका नॉन पार्ट होता है वो आपका प्रोस्थेटिक प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन पार्ट जो होता है वो प्रोस्थेटिक प्रोटीन भी कहा जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल कराऊंगी उसमें समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिखते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है तो ये भी एक प्रोटीन ही, लेकिन ये आपका एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे आपका एक क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन ये आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, बट जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने एक दो एग्जाम्पल ही काफ़ी है। अब इसके बाद बी पार्ट तो हो गया कंप्लीट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन का दूसरा पार्ट। अभी तीसरा पार्ट डिराइव्ड प्रोटीन अभी हम पढ़ने वाले। तो देखो डिराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कर लेते हैं? स्लाइटली मॉडिफाइड कर देते हैं एक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास प्रोटीन है, वो हमारे पास कैसा नहीं है? ज़्यादा अच्छा प्रोटीन नहीं है, हमें क्या चाहिए? हाई वाला प्रोटीन चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ से तीसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा? डेराइव्ड, जो हमने बनाया है, डेराइव्ड प्रोटीन। तो इसमें लिखिए द प्रोटीन विच आर स्लाइटली मॉडिफाइड, द प्रोटीन्स विच आर, कंप्लीट ही होने वाला है ये, द प्रोटीन्स विच आर स्लाइटली मॉडिफाइड, the proteins which are slightly modified to increase their efficiency, to increase their efficiency अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वो आपके क्या कहे जाते हैं? वो आपके कहे जाते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, आर नोन एज डेराइव्ड प्रोटीन। वो क्या कहे जाते हैं? डेराइव्ड प्रोटीन कहे जाते हैं। ठीक है,
अब एग्जाम्पल में क्या लिखना चाहेंगे, एग्जाम्पल में कोई भी लिख सकते हैं आप जिनको हम एफिशिएंसी, वैसे जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये थे आपके इनके क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन होता है कंप्लीट। अब इसके बाद आपकी इनकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टा आईडी physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके भेज सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।